डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। प्रदेश में बारिश नहीं होने से फसलों को नुकसान, कृषि मंत्री गणेश जोशी ने की नुकसानों की समीक्षा, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। नगर निगम के कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित, मुख्य नगर आयुक्त ने की बैठक की अध्यक्षता, सभी अनुभागों की प्रगति की विस्तार से की जांच। देहरादून में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी, नगर निगम ने अवैध निर्माणों को किया ध्वस्त, प्रशासन ने कब्जाधारियों को दी चेतावनी। उत्तरायणी मेला स्थापित करेगा नए कीर्तिमान, मेले को लेकर प्रशासन अड़ल, 13 जनवरी से 20 जनवरी तक चलेगा मेला। तीर्थनगरी ऋषिकेश में लोहड़ी पर्व की धूम, पर्व को लेकर बाजारों में बढ़ी रौनक, रात को पारंपरिक तरीके से मनाया जाएगा जश्न। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कैंप कार्यालय में कृषि एवं उद्यान विभाग के अधिकारियों के साथ प्रदेश में बारिश न होने से फसलों को नुकसान हो रहे नुकसान की समीक्षा पर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं विभागीय मंत्री ने अधिकारियों को प्रदेश में बारिश न होने के कारण फसलों को हो रहे नुकसान के दृष्टिगत शीघ्र सर्वे कर बारिश न होने से हुए नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। कृषि मंत्री ने कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने और किसानों की आय में वृद्धि के उद्देश्य से इंटीग्रेटेड पैक हाउस निर्माण और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप टेस्टिंग लैब की स्थापना के लिए कागजी कार्रवाई जल्द पूर्ण कर कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रदेश के 93 राजकीय उद्यानों को पुनर्जीवित करने पर विशेष जोर देते हुए कहा कि इन उद्यानों को आय सृजन से जोड़ने के लिए ठोस प्रयास किए जाए। साथ ही जायका परियोजना, कीवी मिशन, एप्पल मिशन और ड्रैगन फ्रूट मिशन के लिए स्पष्ट और प्रभावी कार्य योजना तैयार कर योजनाबद्ध ढंग से कार्य करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान मंत्री जोशी ने केंद्र और राज्य पोषित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए भी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। और आगे बढ़ेंगे, जहां नेता प्रतिपक्ष और इसके साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल पहुंचे हुए हैं। आपको बताते चले कि नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल पहुंचे काशीपुर। दिवंगत किसान स्वर्गीय सुखविंदर की सिंह के परिजनों से मुलाकात की। कांग्रेस के कई अन्य वरिष्ठ नेतागण भी मौजूद रहे। शोकाकुल परिवार के साथ बैठक कर अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की। एक सच्चे अन्नदाता का जाना समाज के लिए बड़ी क्षति है। स्वर्गीय सुखविंदर सिंह के परिवार की पीड़ा में हम सब बराबर के भागीदार। कठिन समय में पूरी कांग्रेस पार्टी पीड़ित परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है। किसान देश की रीढ़, किसान के सम्मान और अधिकारों की रक्षा करना कांग्रेस की प्राथमिकता। किसानों की समस्याओं को सदन से लेकर सड़क तक उठाएगी कांग्रेस। उसमें आत्महत्या से पहले जो बयान आया है उसमें साफ तौर से कहा है कि यह पुलिस थाना इंचार्ज से लेकर पुलिस जनपद के जो एसएसपी हैं, मैं कहने में कोई संकोच नहीं है, उनके द्वारा मुझे प्रताड़ित किया गया, मेरी सुनवाई नहीं हुई और मुझे डराया धमकाया गया और मैं आज आत्महत्या कर रहा हूं। मैं तो बोल चुका काफी। और उसमें कुछ लोगों को सस्पेंड कर दिया जाता है, कुछ लोगों को लाइन हाजिर कर दिया जाता है, लेकिन जो इस जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी किसकी? जब उनकी जिम्मेदारी नहीं है, उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। मेरा स्पष्ट रूप से कहना है कि इनके खिलाफ एफआईआर प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए। मेरा स्पष्ट रूप से कहना है कि सभी जो इसमें संलिप्त हैं, जिनके नाम उजागर हुए हैं, उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए थी और तब कार्रवाई होती। लेकिन इस राज्य में, भाजपा के राज्य में पुलिस का चेहरा बेनकाब हो चुका है। किस तरह से शोषण कर रहे हैं, जमीनों के धंधे में लगे हुए हैं, वो माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं, माफियाओं को संरक्षण देते हैं। एक पूरा गठजोड़ बन चुका है। और उस नौजवान ने के शब्द जो हैं बहुत पीड़ादायक हैं।
वो कह रहे हैं कि मेरे अंग, बच्चों के अंग बेचकर, शरीर के हिस्सों को बेचकर आप इनको पैसा दे दीजिए। इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या हो सकती है? पुलिस का काम क्या है? ये तो एक प्रमाण है। पुलिस का जो चरित्र है, उत्तराखंड का, उधम सिंह नगर का जो चेहरा चरित्र है, वो उजागर हो चुका है और कांग्रेस इसको, इस मामले में चुप नहीं बैठेगी। अगर सरकार में थोड़ी भी शर्म होती है तो इसमें इन सारे जो लोग संलिप्त हैं इनको सस्पेंड करना चाहिए और इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ के व्यवस्था से, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों पर हमारा ही नहीं, जनता का विश्वास उठ चुका है कि एक नौजवान, एक युवा को इस कदर व्यथित होकर, परेशान होकर, भाई जरा एक मिनट, होकर अपनी जीवन लीला समाप्त करनी पड़ी। मृत्यु के पहले उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वो सार्वजनिक है और सभी लोगों के पास वो स्टेटमेंट है। पुलिस का रवैया बहुत ही निराशाजनक है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो सरकार बनती है, उस सरकार के एक अधिकारी के द्वारा ये जो बर्ताव किया जा रहा है और पूरे प्रदेश में ऐसे हालात हैं, ये स्वीकार्य नहीं है। हम अभी पीड़ित परिवार से मिले हैं। आदरणीय यशपाल आर्य जी हमारे नेता प्रतिपक्ष, उनके नेतृत्व में हम सब लोग यहां मिले हैं और पीड़ित परिवार अभी बहुत दुखी है। अभी वो ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो कुछ बात कह सके। आप चाहते हैं कि उनके बेटे की जो लास्ट स्टेटमेंट है वो चाहते हैं कि उस, तो हम भी यही चाहते हैं कि भाई न्याय हो। और चूंकि जैसे कि जो घटना सब लोगों ने देखी, कितनी भयावह है कि अंतिम शब्द उस व्यक्ति के ये थे कि इन पुलिस वालों को पैसे की बहुत कमी हो गई है और हमारे शवों को बेचकर इनको पूरा कर देना, इनको दे देना। तो ये समाज में कितना व्यथित करने वाला है और अभी तक पुलिस के उस आला अधिकारी पर सरकार ने हाथ नहीं डाला। एक आरोपी व्यक्ति दूसरे आरोपियों को सस्पेंड कर रहा है, लाइन हाजिर कर रहा है, लेकिन जिस पर मुखिया है जो यहाँ की पुलिस का, उस पर कौन एक्शन करेगा? उस पर सरकार को करना चाहिए था। अभी तक सरकार को एक्शन कर देना चाहिए था, अभी तक वो नहीं हुआ है। तो ये स्पष्ट किसके इशारे पर ये सब हो रहा है। और आगे बढ़ेंगे जहां पर मुख्य नगर आयुक्त नमामि बंसल ने नगर कार्यों की गति और प्रभावशीलता को परखने के लिए एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रस्तुतीकरण के माध्यम से निगम के सभी अनुभागों की प्रगति की विस्तार से जांच की गई। मुख्य नगर आयुक्त ने कार्यप्रणाली पर असंतोष जताते हुए समस्त अनुभाग अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जितने भी कार्य वर्तमान में क्रियान्वित हैं उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर ही पूर्ण किया जाए। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे अपने अनुभागों की फाइलों और धरातलीय कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करें। समय से कार्य पूरा न होने और गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर संबंधित अनुभाग न्याय की जाएगी। जनता से जुड़े कार्यों में पारदर्शिता और तेजी लाने के लिए भी विशेष दिशा निर्देश दिए गए। और आगे बढ़ेंगे, शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के अभियान के तहत नगर निगम की टीम ने आज वार्ड संख्या 51 में बड़ी कार्रवाई की है। निगम की टीम ने पेरिस बिहार, आमवाड़ा, तरला बिहार क्षेत्र में भारी पुलिस बल के साथ पहुंचकर अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया है। मुख्य नगर आयुक्त नमामि बंसल है कि इन क्षेत्रों में अवैध निर्माणों को लेकर पूर्व में ही नोटिस जारी किए जा चुके हैं। नोटिस की अवधि के बाद भी जब अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो टीम ने मौके पर पहुंचकर निर्माणों को हटाकर क्षेत्र को पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त कराया। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि शहर में सार्वजनिक भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्य नगर आयुक्त नमामि बंसल ने बताया कि शहर में अतिक्रमण के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए बाणी विहार, आमवाला, तरला और पेरिस बिहार में अवैध निर्माणों को जमींदोज कर दिया। पूर्व में दिए गए नोटिसों की अनदेखी करने वाले कब्जाधारियों के खिलाफ यह सख्त कार्रवाई की गई। नगर निगम की टीम ने स्पष्ट किया है कि अतिक्रमण हटाओ अभियान भविष्य में भी जारी रहेगा ताकि शहर की सड़कों और सार्वजनिक स्थानों को सुव्यवस्थित रखा जा सके।
और वहीं सरयू और गोमती के पावन संगम पर स्थित कुमायूं की काशी बागेश्वर ने इस वर्ष उत्तरकाशी मेला अपनी भव्यता के नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। प्रशासन ने इस बार मेले को पहले की तुलना में कई अधिक भव्य, सुव्यवस्थित और सुरक्षित बनाने की तैयारी पूरी कर ली है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व का ये मेला 13 जनवरी से शुरू होकर 20 जनवरी तक चलेगा। मेले के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। स्थानीय प्रशासन के अनुसार इस वर्ष मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। उत्तरायणी मेले के गौरवशाली इतिहास को देखते हुए इस वर्ष आयोजन को विशेष स्वरूप दिया जा रहा है। मेले के सफल संचालन के लिए बागेश्वर को विशेष जोन में बांटा गया है। प्रशासन का मुख्य फोकस इस बार सुव्यवस्थित यातायात और श्रद्धालु सुरक्षा पर है। इसको भव्य बनाने के लिए और प्रत्येक वर्ष के भांति इसको और अच्छा बनाने के लिए पालिका अपने स्तर से बहुत प्रयास कर रही है। वर्तमान में हमने लगभग 300 दुकानें आवंटित कर दी हैं। दूर दूर से व्यापारी लोग आ रहे हैं, उन लोगों को आवंटित की जा चुकी है। इसके अलावा इस बार जो अलग देखेगा सबको, इस बार हमने जर्मन हैंगर और पैगोड़ा वाले यहाँ पर लगाए हैं ताकि मेले का स्वरूप जो हो वो थोड़ा सा एक अच्छा दिखे। के लिए जो है बागेश्वर पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद और तैयार है। कुमाऊं के बाकी सभी जिलों से हमें फोर्स का आवंटन हो चुका है। पीएसी एक कंपनी हमें प्राप्त हो चुकी है, तो लगभग 350 से अधिक कर्मचारी इस पूरी मेले के लिए सकुशल और सुरक्षित संपन्न कराने के लिए तैनात रहेंगे। हमारी एसडीआरएफ की हमें 2 टीमें मिल चुकी हैं ताकि कोई भी आकस्मिक स्थिति को निपटा जा सके। फायर का हमारा पूरा दल इसमें पूरी तरीके से तैनात है। यातायात व्यवस्था का हमने ट्रैफिक डायवर्जन प्लान विस्तृत रूप से हमने ऑलरेडी आप सभी के माध्यम से साझा किया गया है। तो मेरी पब्लिक से भी यही अपील रहेगी कि जो डायवर्जन है उनको ध्यान में रखते हुए अपनी यातायात की प्लानिंग करेंगे। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रोकेंगे, जल्द लौटते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में रोजगार की दिशा में तय हुए हैं नए आयाम और बन रही है सशक्त और आत्मनिर्भर उत्तराखंड की पहचान। राज्य सरकार ने युवाओं, महिलाओं और भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार से जोड़ने, कौशल विकास करने, सरकारी और निजी संस्थानों में नौकरी के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। सरकार की नई रोजगार नीति मुख्य रूप से युवाओं को रोजगार में सहायता प्रदान करने और स्वरोजगार को बढ़ावा देने पर केंद्रित की गई है, जिसके लिए स्टार्टअप्स को फंडिंग, मेंटरशिप और बाजार उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है। महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मौन पालन, एप्पल मिशन और बागवानी के लिए हर ब्लॉक में 200 व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया गया है। साथ ही राज्य के स्थानीय उत्पादों, फल, सब्जी और दूध की खरीद के लिए अन्य एजेंसियों के साथ सहमति बन रही है। भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार और स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए उनकी योग्यता पर आधारित सेवाओं से जोड़ने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। ये मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व का ही परिणाम है कि उत्तराखंड स्टार्टअप रैंकिंग में देश के टॉप राज्यों में शामिल है और लीडर कैटेगरी में गिना जा रहा है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग यानी डीपीआईआईटी के अनुसार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तराखंड का प्रदर्शन हिमालय राज्यों में सबसे बेहतर रहा है। हेल्थ केयर, आईटी सर्विस, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण और शिक्षा में प्रदेश के युवाओं ने सबसे ज्यादा स्टार्टअप शुरू किए हैं और अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दिया है। उत्तराखंड में बन रही है संभावनाएं अपार। कुशल नेतृत्व से खुले हैं रोजगार के द्वार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बताते चले कि शहर के बाजारों से लेकर मोहल्लों तक हर तरफ त्योहारों का उल्लास नजर आ रहा है। कड़ाके की ठंड के बावजूद लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। त्योहारों को लेकर ऋषिकेश में के अंदर मुख्य बाजार पूरी तरह से सज चुके हैं। रेवड़ी, मूंगफली, गजक और पॉपकॉर्न की दुकानों पर सुबह से ही खरीदारी
की भारी भीड़ देखी जा रही है। दुकानों का कहना है कि इस साल लोहड़ी को लेकर लोगों में काफी उत्साह है और व्यापार में भी तेजी है। शहर के विभिन्न स्थानों विशेषकर पंजाबी बहुल क्षेत्रों में सार्वजनिक रूप से लोहड़ी जलाने की तैयारी है। रात के समय में विधि विधान से अग्नि प्रज्वलित की जाएगी, जिसमें लोग तिल, गुड़ और रेवड़ी अर्पित कर सुख समृद्धि की कामना करेंगे। पारंपरिक गीतों और ढोल की थाप पर भांगड़ा और गिद्दा आकर्षण का केंद्र रहेगा। तो वहीं लोहड़ी मनाने को लेकर अलग अलग समुदाय की अपनी मान्यता है। कोई इसे फसल कटाई के उत्सव के रूप में देखता है तो कोई इसे दुल्ला भट्टी की कहानियों से जोड़ता है। ऋषिकेश के सभी समुदायों के लोग मिलजुल कर इस पर्व को मना रहे हैं, जो शहर की गंगा जमुनी तहजीब को दर्शाता है। चमोली पुलिस ने जीरो टॉलरेंस नीति के तहत बड़ी सफलता हासिल करते हुए पोखरी क्षेत्र में संगठित तरीके से चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के तीसरे साथी सदस्य को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर चोरी किए गए कीमती बिजली के तार भी बरामद कर लिए हैं। आपको बता दें कि ग्राम विशाल पोखरी निवासी अरुण बास कंडी ने थाना पोखरी में तहरीर दी थी कि हापड़ा गोपेश्वर मोटर मार्ग पर कीमती विद्युत तार अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लिए गए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी सुरजीत सिंह पवार के निर्देश पर विशेष टीम का गठन किया गया। मामले में पूर्व में मुख्य आरोपी सलीम और शहजाद को गिरफ्तार किया है। वहीं अब पुलिस ने गिरोह के एक और सक्रिय सदस्य दानिश को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। दानिश पहले भी चमोली में चोरी के मामले में जेल जा चुका है। पुलिस जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि कोई साधारण चोरी नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के बिजनौर से संचालित एक सुनियोजित गैंग है। इस गैंग के विरुद्ध उत्तराखंड और प्रदेश के विभिन्न थानों में चोरी और लूट के 23 संगीन मुकदमे दर्ज हैं, जिसको देखते हुए पुलिस टीम द्वारा आरोपियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। थाना पोखरी के अंतर्गत दिनांक 8 दिसंबर 2025 को एक घटना हुई थी, जिसमें कुछ संगठित अपराधियों के गिरोह द्वारा टीएचडीसी परियोजना की जो पारेषण की लाइन बिछाई जा रही है पीपल कोठी से और नीचे मैदान तक ट्रांसमिशन के लिए, उसको काटने का प्रयास किया गया। जिस पे मौके पर पुलिस टीम पहुंची तो कुछ अपराधी वहां अपना वाहन छोड़कर, कटर छोड़कर भाग गए और लगभग 1.5 लाख मूल्य का तार भी वहां पर छोड़ गए थे। इसके अलावा उनके द्वारा एक बाइक भी भागने हेतु तो चोरी की गई थी, जिसको भी एक अन्य मुलजिम की निशानदेही पर गिरफ्तार कर लिया गया है। और कल दिनांक 12 जनवरी को इसमें एक मुलजिम दानिश पुत्र हामिद निवासी बिजनौर उत्तर प्रदेश को भी पोखरी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। उक्त दानिश पूर्व में भी कोतवाली चमोली से चोरी के एक मामले में जेल जा चुका है और जमानत पर रिहा होने के बाद फरार चला। और अगली खबर की रुख करेंगे। अगली खबर ऋषिकेश से आ रही है, जहां पर आपको बताते चले कि कई मंजिला फ्लैटों पर अब कई तरह के देखिए संकट मंडराता हुआ नजर आ रहा है। जहां पर आपको बताते चले कि सुभाष चौक पुराना डाकखाना चौराहे पर जींद बाड़ा में बन रहे कई मंजिला फ्लैटों पर संकट गहराया। नियम और कानूनों का पक्का है। उपजिलाधिकारी योगेश मेहरा, ईमानदार योगेश मेहरा नहीं झुकता है बड़े बड़े उपहारों से। नियम और कानूनों का पालन कराना योगेश मेहरा की प्राथमिकता। मुख्य सचिव को शिकायत के बाद एसडीएम योगेश मेहरा अलर्ट मोड पर। जिंदबाड़ा में बन रहे कई मंजिला फ्लैटों पर हुई शिकायत पर जांच हुई पूरी। जिंदबाड़ा में बन रहे फ्लैटों पर जांच के दौरान निकली कई खामियां। जांच में खामियां पाए जाने पर फ्लैटों का स्वीकृत एमडीडीए से मानचित्र को निरस्त करने की गई संस्तुति। खामियों के बाद एसडीएम योगेश मेहरा ने एमडीडीए वीसी को भेजी रिपोर्ट, विस्तृत रिपोर्ट के आधार पर सचिव एमडीडीए धारा 13/9 के अंतर्गत करेंगे वाद की सुनवाई के दौरान फ्लैट निर्माणकर्ताओं द्वारा नहीं दिए गए साक्ष्य तो वीसी करेंगे मानचित्र निरस्त। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अब कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। सुभाष चौक पुराना डाकखाना चौराहे पर जिंदबाड़ा में बन रहे कई मंजिला फ्लैटों पर अब संकट गहराता हुआ नजर आ रहा है। नियम और कानूनों का पक्का है जिलाधिकारी योगेश।
और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमल, जो ये खामियां पाई गई हैं इस कार्रवाई में, क्या जानबूझकर की गई हैं? तो पिछले काफी समय से यहाँ पर सुभाष चौक एक एरिया पड़ता है, उसके बाद पुराना पोस्ट ऑफिस कहा जाता है और एक दादू बाड़ा के नाम से यहाँ पर कहें तो जगह है, वहां पर फ्लैट बन रहे हैं। फ्लैट को लेकर यहाँ पर शिकायतें हुई हैं और उसके बाद चीफ सेक्रेटरी को जो यहाँ पर है मुख्य सचिव, उन तक शिकायत पहुंची है। तो उसके बाद फिर एमबीडी और एमबीडी से करते करते जो पीठासीन अधिकारी है ऋषिकेश के एसडीएम योगेश मेहरा, उनके पास यहाँ पर फिर जांच के लिए यहाँ पर चीजें आई हैं। तो जब पिछले काफी समय से लगातार यहाँ पर जांच चल रही थी और आज जब यहाँ पीठासीन अधिकारी जो है योगेश मेहरा, जब उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि जांच पूरी कर ली गई है यहाँ पर, क्योंकि मैंने देखा जो यहाँ के पीठासीन अधिकारी योगेश मेहरा है, जो एसडीएम है यहाँ के, वो कहीं ना कहीं नियम और जो कानून होते हैं उसके बिल्कुल सख्त रहते हैं। उसमें कहीं कहते हैं कि नियम अनुसार होगा वही काम होगा, अन्यथा नियम के अनुसार ऐसा कोई काम नहीं होगा कि कहीं ना कहीं कुछ और चीजें निकल के आए। तो सबसे बड़ी बात है जब इसकी जांच हुई है, जांच निकल के आया है, अब एसडीएम जो ऋषिकेश है उन्होंने इसकी रिपोर्ट जो है, पूरी विस्तृत रिपोर्ट जो उसकी बनी है, वो यहाँ पर वीसी जो एमबीडी है उनको भेज दी और उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है जब इसकी जांच की गई है तो कई प्रकार की खामियां पाई गई हैं यहाँ पर, चाहे वो लैंड को लेकर हो, अन्य चीजों को लेकर हो। तो उसमें अब यही उन्होंने जो वीसी एमबीडी है उनको उन्होंने संस्तुति की है, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि इसमें कई प्रकार की खामियां पाई गई हैं और यहाँ जो फ्लैट्स बनाने के लिए जो पूर्व में आपके द्वारा जो नक्शा यहाँ पर मानचित्र जो स्वीकृत था है उसको निरस्त किया जाए, ये उन्होंने कहा है। और अब जब वहां पर पहुंचेंगे उसके बाद वहां पर भी सुनवाई होती है और जो एमबीडी के सचिव मोहनवीर सिंह बनिया, उनके पास अब ये सूचना होगी, धारा 3/9 के अंतर्गत यहाँ सुनवाई होती है। जो दूसरा पक्ष होगा वो वहां पर अपना पक्ष रखेगा, साक्ष्य रखेगा कि नहीं ये चीजें सही है। तो उसके बाद जब जो भी उसमें निर्णय आएगा तो उसके बाद फिर जो अधिकार है निरस्त करने का, जो मानचित्र को निरस्त करने का अधिकार है, वो एमबीडी वीसी के पास है, जो उपाध्यक्ष होते हैं। तो अब यही देखना है कि जो जांचें इसकी पूरी हो चुकी हैं, काफी टाइम से लगातार इसकी शिकायतें आ रही थी, काफी हल्ला भी मचा हुआ था और मैं कह रहा हूँ काफी लगभग 2 से 3 मंजिल का फ्लैट बनाने का काम भी पूरा हो गया है और अब उसके लिए कहीं ना कहीं एक संकट भी खड़ा हो गया है कि जब नक्शा पास है और उस पर शिकायतें हुई हैं, जांच आई है और जांच में ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो नक्शा है वो कहीं ना कहीं खामी है, कहीं गलत तरीके से पास हुआ है। तो अब ये सारी रिपोर्ट यहाँ से जाके अब वीसी एमबीडी के पास जाएगी, फिर उनकी सुनवाई होगी और सुनवाई के बाद अब देखो क्या निर्णय आता है। और स्पष्ट रूप से इसमें कहा गया है कि जो हमने पूरी जांच की है, लगभग कई दिनों से कई पेजों की जांच, पूरी विस्तृत इसकी जानकारी वहां पर एमबीडी वीसी को भेजी गई है और जब वहां सुनवाई होगी तो क्या साक्ष्य वो प्रस्तुत करता है, जिनका नक्शा वहाँ जो मानचित्र है जो जिनके नाम से पास हुआ है, तो कोई लोकीनाथ तिवारी बता रहे हैं और जो भी इसका कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं या जो बनवा रहे हैं वो अब क्या वहाँ साक्ष्य देते हैं, उसके बाद फिर एमबीडी जो वीसीएस पर निर्णय लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर जो फ्लैट्स बन रहे थे यहाँ पर, इस पे एक संकट खड़ा हो गया। अब यही देखना है कि जब पूरी जांचें निकल के आई हैं, खामियां निकली हैं और अब एमबीडी में दोबारा जब वहां पर सुनवाई सेक्रेटरी करेंगे तो उसमें क्या चीज निकल के आती है और अगर फिर वही खामियां पाई गई तो कहीं ना कहीं इनका जो है निरस्त नक्शा मानचित्र जो है से वो निरस्त हो जाएगा। जब निरस्त हो जाएगा तो कहीं ना कहीं जो प्रोजेक्ट बन रहा है ये पूरी तरह से रुक जाएगा। बिल्कुल। क्या दोषी पाए जाने पर सिर्फ मानचित्र को नष्ट किया जाएगा या फिर निर्माण भी गिराया जाएगी? नहीं, अभी निर्माण की बात तो नहीं है। अब उसके बाद देखो क्या प्रक्रिया होती है। फिलहाल तो जो यहाँ के पीठासीन अधिकारी हैं जो एमबीडी का काम देखते हैं, ऋषिकेश एसडीएम योगेश मेहरा है, जो नक्शा है, क्योंकि जब नक्शा निरस्त हो जाएगा तो अपने आप ही काम रुक जाएगा तो फिर सारी चीजें ऐसी ही रुक जाएंगी। उसके बाद फिर क्या चीजें होती हैं, पर कुल मिला के कहें अब ये जो चीजें निकल के आएगी, जो लगातार यहाँ पर जांच चल रही थी काफी दिनों से, पिछले मैं देख रहा 2-3 महीने से लगातार इसकी जांच चल रही थी और जांच में सारी चीजें निकल के आ गई हैं। एसडीएम साहब ने रिपोर्ट भी विस्तृत इसकी पूरी रिपोर्ट एक बना के भेजी, कहाँ का कमी है, क्या क्या खामी है, क्या क्या चीजें। अब उसके आधार पर उन्होंने संस्तुति के लिए कि इस प्रोजेक्ट का जो एमबीडी जो नक्शा मानचित्र स्वीकृत किया गया है वो निरस्त किया जाए। अब यही देखना है कि जब वहां पर एमबीडी के सचिव वहां पर इसकी सुनवाई करेंगे, उसके बाद क्या निर्णय लेते हैं और फिर वीसी के पास चीज जाएगी तो अंतिम निर्णय जो वीसी है एमबीडी उनका होगा। बिल्कुल। इस सख्त कार्रवाई के बाद क्या ये मान लिया जाए कि जिंद में अब नियमों से बढ़कर बिल्डर्स नहीं है? हाँ, सबसे बड़ी बात है कि मैं कह रहा हूँ ना, इनका तो अब तो सबसे बड़ी अहम है कि यहाँ तो जो प्रोजेक्ट बन रहा है इन्होंने मानचित्र भी यहाँ पर पास कराया है और अपने पूरी चीजों के हिसाब से ही चीजें बना रहे होंगे। लेकिन ऋषिकेश तो ये स्थिति है कि यहाँ पर तो
बिना नक्शे ही बने जा रहे हैं, बिना नक्शे। उसके बाद सीलिंग हो रही है, सीलिंग के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं है। तो कई चीजें ऐसी चल रही हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। लगभग बताया जा रहा है कि 30 से 32 यहाँ पर फ्लैट बनाए जा रहे थे। और बाबा खाली कमली तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी संस्था है, उनके द्वारा यहाँ पर किसी तरह से काम किया जा रहा था। बाकी अब चीजें जब निकल के आई हैं और सारी चीजें जांच हुई है और जांच में सारी खामियां जब निकल के आई है, तो इस पर विस्तृत रिपोर्ट यहाँ पर MDDA को VC को भेजी गई है कि ये जो काम चल रहा है ये जो उसके नियम कानून है वो नियम कानून के तहत नहीं हो रहा है। इसलिए जो आपके द्वारा पूर्व में जो उसका नक्शा मानचित्र पास किया जिस पे ये बन रहा है उसको निरस्त किया जाए। अब यही देखना है कि जब सुनवाई वहां पर MDDA में सचिव बर्निया साहब करेंगे तो उसके बाद क्या निर्णय निकलता है, क्या ये साक्ष्य देता है, क्या, क्योंकि रिपोर्टें बन के चलेगी। अब उसको साक्ष्य देना है अपने नक्शा मानचित्र रद्द करने के बचाने को लेकर। अब वो कितना क्या देता है यह भी देखना होगा, और जैसी और जानकारियां होंगी वो सब आगे साधना टीवी के नाम से दर्शकों को बताई जाएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कमल इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।